हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नए उत्साह के साथ हम आपके क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आप सभी लोग हमारी आज की क्लास से फटाफट से जुड़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आज आप हमारी क्लास को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सभी एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करें। आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे तुरंत से। कहते हैं कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज के इस सेशन का हम लोग शुभारंभ करते हैं। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है यूपी तपस्या पेड एग्ज़ाम 2022 का, ये एग्ज़ाम आपका 15-16 अक्टूबर को होना है। तो इसकी तैयारी करने के लिए हम प्रतिदिन आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाते हैं जिसमें 50 सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित आपके प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो इसलिए यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी दोस्त लास्ट तक आज के सेशन में बने रहेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग देखेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले पहिया किससे बने थे। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? रबड़ से, कांच से, लकड़ी से या फिर लोहा से। तो अगर बात करी जाएगी सबसे पहले पहिए की बात करी जाएगी तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आप सभी को पता होना चाहिए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक, नवपाषाण काल में सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ था। और ये पहिए किसके बने हुए थे? लकड़ी के बने हुए थे दोस्तों। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लकड़ी के पहिए। और साथ ही साथ में चाक का निर्माण भी किस युग में हुआ था? तो चाक का निर्माण भी नवपाषाण काल में हुआ था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जातक कथाओं में किसके जन्म और उसके पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है? फटाफट से बताएंगे, जातक कथाओं में किसके जन्म और उसके पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है भगवान विष्णु, महावीर, भगवान कृष्ण या फिर बुद्ध। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कि जातक कथाओं में किसके जन्म और उसके पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है। तो सही आंसर है बुद्ध। भगवान बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाएं, इनका वर्णन किसमें है? तो इनका वर्णन जातक कथाओं में है। तो भगवान बुद्ध की अगर बात करी जाएगी तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन जातक कथाओं में है। साथ ही साथ अगर बात करी जाएगी बौद्ध ग्रंथ की, किसकी बात करी जाएगी दोस्तों? बौद्ध ग्रंथ की। तो बौद्ध ग्रंथ किस भाषा के हैं? तो बताएंगे फटाफट से। बौद्ध ग्रंथ जो हैं, बौद्ध ग्रंथ, पहले सबसे ज़रूरी बात है बौद्ध ग्रंथ में कौन से आते हैं? त्रिपिटक आते हैं। क्या आते हैं? त्रिपिटक आते हैं। और ये 3 पिटक होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इनके बारे में हम आपको डिटेल से बता चुके हैं। अगर आप भगवान बुद्ध की संबंधित जो सारी एक महत्वपूर्ण जानकारी है अगर आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ बौद्ध धर्म की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हमने करवा रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस क्लास के बाद में आप उसे अवश्य देखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन और रजिया सुल्तान किस राज्य वंश से संबंधित है? बताएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान किस राज्य वंश से संबंधित है? फटाफट से सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। मामलुक, खिलजी, लोदी या फिर मुगल। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कि कुतुबुद्दीन और रजिया सुल्तान किस राज्य वंश से संबंधित हैं। कुतुबुद्दीन और रजिया सुल्तान की अगर बात करी जाएगी तो ये मामलुक वंश से संबंधित है। मामलुक इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो ये गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। किस वंश के नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करी जाएगी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो गुलाम वंश के संस्थापक भी कौन है? संस्थापक कौन है? गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हैं
ध्यान रखेंगे सभी दोस्त, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक भी कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन है? तो भारत की पहली मुस्लिम शासिका की अगर बात करी जाएगी या भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान है। इसे ध्यान रखेंगे, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की अगर बात करी जाएगी तो भारत की पहली महिला शासिका और साथ ही साथ में भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? बताएंगे, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? महाराजा भगवंत सिंह, महाराजा जगजीत सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह या फिर महाराजा जसवंत सिंह। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के इस सेशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर बात करी जाएगी हवा महल का निर्माण किसने करवाया है? तो हवा महल का निर्माण जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताएंगे, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1864, 1847, 1860 या फिर 1852। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। किसने की? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने की दोस्तों। किसने की? केशव चंद्र सेन ने की। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे। वर्ष 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सही आंसर महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों बारदौली सत्याग्रह की, तो बारदौली सत्याग्रह की अगर बात करी जाएगी तो इसका नेतृत्व अंततः किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यह आपका जो आपका बारदौली सत्याग्रह है यह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कहाँ पर? सूरत में दोस्तों, ध्यान रखेंगे सूरत में हुआ था। और सूरत आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है दोस्तों। जी हाँ। अगर बात करी जाएगी वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि मिली है, तो इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? सरदार की उपाधि मिली थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पत्र निकाला गया था? एक बार फिर से देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? ऑप्शन है युगांतर, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका या फिर बंगाली। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो बताएंगे लोकमान्य तिलक के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? युगांतर, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका या फिर बंगाली। अगर बात करी जाएगी लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था, तो इनके द्वारा जो है 2 समाचार पत्र निकाले गए थे। कौन कौन से? एक तो था मराठा और दूसरा कौन था? केसरी। दूसरा कौन था? केसरी। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाएगी मराठा की, तो मराठा जो ये था ये किस भाषा में था? तो मराठा जो पत्र था ये आपका अंग्रेजी भाषा में था। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे क्या कहा गया, बताएंगे। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे क्या कहा गया? भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद, स्वदेशी आंदोलन या फिर सत्याग्रह। सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका नाम क्या दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखेंगे दोस्तों, लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सा सम्मेलन चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखेंगे क्या है? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन में जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया था। ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ? सिपाही विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? सभी दोस्त बताएंगे। 1947, 1957, 1837 या फिर 1857। तो आपको पता है सिपाही विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो सिपाही विद्रोह की अगर बात करी जाएगी तो ये 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था। कब? डेट भी याद रखेंगे, 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था। 10 मई 1857। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाएगी उस समय कौन कौन से शासक थे, तो उस समय जो है ध्यान रखेंगे, कानपुर में नाना साहब और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, इन लोगों ने नेतृत्व किया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया, बताएंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया? खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बताया। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को एक सच्चा नेता बनाया था। अगर बात करी जाएगी रॉलेट एक्ट, तो ये कब लागू हुआ था? 1919 में दोस्तों। ध्यान रखेंगे 1919 में आपका रॉलेट एक्ट जो है लागू हुआ था। इसमें बिना वारंट के जो है तलाशी हो जाती थी और साथ ही साथ में गिरफ्तारी भी हो जाती थी। बिना वारंट के गिरफ्तारी भी हो जाती थी और क्या तलाशी भी ली जाती थी, इसलिए इसे काला कानून के नाम से भी जाना गया। और इसे ना अपील ना दलील, ध्यान रखेंगे, ना अपील ना दलील और ना वकील, ध्यान रखेंगे ये पूछा जाता, ना अपील ना दलील ना वकील। और इसे किस नाम से जाना गया? काला कानून। काला कानून के नाम से कौन सा सत्याग्रह जाना गया? काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट जाना गया। इसे ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? फटाफट से बताएंगे कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सिंचित भूमि, पृथ्वी का आंतरिक भाग, परमाणु नाभिक या फिर ज्वार भाटा। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो निम्नलिखित में से सिंचित भूमि जो है वो किसी भी ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सैंधों में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? फटाफट से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सैंधों में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? ऑप्शन है चेनाब, यमुना, सरस्वती या फिर झेलम। सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी जो है दोस्तों ये पहले तो सप्त सैंधव प्रदेश में फैल जाती है, प्रवाहित होती है और साथ ही साथ में यह अंततः बाद में क्या होती है, सूख जाती है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बागानी फसल है? फटाफट से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक बागानी फसल है? चावल, गेहूँ, चाय या फिर मूंगफली। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सही आंसर क्या होगा। अगर बागानी फसल की बात करी जाएगी तो इन ऑप्शनों में से आपका चाय है। चाय एकदम करेक्ट आंसर है। चाय की खोज कहाँ पर हुई थी? चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। ध्यान रखेंगे चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो
तो अगर बात करी जाएगी बागवानी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो बागवानी फसल के अंतर्गत आपकी नारियल हो गया, सुपारी हो गया, ताड़ हो गया, ये सब आपका बागवानी फसलों के अंतर्गत आती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है? फटाफट से बताएंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, सही आंसर क्या होगा। तो किसकी सीमा तेलंगाना राज्य के साथ नहीं लगती है, सही आंसर बताएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है गुजरात। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। गुजरात राज्य की सीमा तेलंगाना राज्य के साथ में नहीं लगती है, जबकि आपका छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ये आपके देखेंगे छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और साथ ही साथ आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये जो राज्य हैं इनकी सीमा किसके साथ लगती है? इनकी सीमा, ये 5 राज्य हैं, इनकी सीमा किसके साथ लगती है? तेलंगाना के साथ लगती है। अगर बात करी जाएगी तेलंगाना की दोस्तों, तो तेलंगाना कौन सा नंबर का राज्य है? तो ये 29वां राज्य है, 29वां राज्य है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी तेलंगाना की राजधानी की, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, तेलंगाना की राजधानी क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? 2 जून सन 2014, 2 जून सन 2014 को इसकी स्थापना हुई। अगर बात करी जाएगी राजधानी की तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगला प्रश्न है उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को और क्या कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को और क्या कहा जाता है? हिमाद्री, पूर्वांचल, शिवालिक या फिर गुजरात। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, सही आंसर क्या होगा सभी दोस्त इसका सही आंसर बताएंगे। तो अगर बात की जाएगी उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। अगर बात करी जाएगी उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ियाँ आती है, तो उत्तर पूर्व के पहाड़ियों में कौन से पहाड़ियाँ आती है? तो नाम याद रखेंगे डाफला, ठीक, नाम याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण जो है वो लिख लेंगे। डापड़ा हो गई, खासी हो गई, गारो, डाफला, खासी, गारो, जयंतिया, ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं और ये अति महत्वपूर्ण है। कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं कि डाफला पहाड़ी किस क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं, तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ हैं। तो डाफला, खासी, गारो और जयंतिया ये आपके पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान ने वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी के गहन बनाने के लिए कौन सा जो है पहल स्टार्ट करी गई है? जिज्ञासा, CSR, अनुसंधान और विकास या फिर उस्ताद। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है जिज्ञासा। जिज्ञासा पहले स्टार्ट करी गई है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने जो है जिम्मेदारी गहन बनाने के लिए, छात्रों को जिम्मेदार बनाने के लिए कौन सी पहल स्टार्ट करी गई है? जिज्ञासा, नाम याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्रों और अध्यापकों में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, छात्रों और अध्यापकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना इसका क्या है? उद्देश्य है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंक की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। वित्त मंत्रालय, SBI, सेबी या फिर RBI। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो अगर बात करी जाएगी किस संगठन द्वारा बैंक की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है RBI। RBI का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है और इसमें जो है
एक तो आपका होता है रेपो रेट और एक होता है आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से ब्याज दर होता है, एक तो होता है रेपो रेट, एक तो होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? शिक्षा से, उद्योग से, तकनीकी से या फिर आरबीआई से? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी, अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी समूह या संस्था के द्वारा कोई भी ऋण लिया है तो उसका ऋण माफ़ी जो है कौन कर सकता है? तो ऋण माफ़ी का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा पारित किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक बैंकिंग आउटलेट, ध्यान देंगे, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे के लिए प्रतिदिन खुलता है? तो बैंकिंग आउटलेट हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे के लिए खुलता है, बताएंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे या फिर 5 घंटे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बैंकिंग आउटलेट जो हर हफ्ते 5 दिन और न्यूनतम कम से कम 4 घंटे अवश्य खुलता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बुल और बियर, बुल और बियर शब्द किस में उपयोग किए जाते हैं? टोल टैक्स में, चुंगी कर में, ओवरड्राफ्ट में या फिर शेयर बाजार में? तो अगर बात करी जाएगी बुल और बियर शब्द की तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो बुल बियर शब्द का प्रयोग जो है शेयर बाजार में किया जाता है। किस में किया जाता है? शेयर बाजार, शेयर मार्केट में बुल और बियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। बुल और बियर इस शब्दों का अर्थ है, इन शब्दों का अर्थ है बैल और भालू। क्या है? बैल और भालू। जिसमें आपका ध्यान रखेंगे, जिसमें आपका जो बुल है, ठीक है, जिसमें जो आपका बुल है, ठीक है, तो बुल ये आपका जो है बैल है, ठीक, क्या है? बैल है। तो जब इसका रेट जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, रेट जो है ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसे बुल कहते हैं। और बियर, क्या? बियर का मतलब होता है भालू, बियर का मतलब होता है भालू। तो भालू का मुंह हमेशा नीचे की ओर होता है, तो जब रेट नीचे गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? बियर। और बैल की सींगें हमेशा ऊपर की ओर होती हैं, तो इसलिए जब रेट ऊपर की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। जब रेट नीचे की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं? बियर। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार है? अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 18A, अनुच्छेद 20A या फिर अनुच्छेद 21A? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं आज के सेशन से एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो अगर बात करी जाएगी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 19A, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 19A के तहत राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार है। इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। किसकी स्वतंत्रता का अधिकार है? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? फटाफट से बताएंगे। मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? ऑप्शन ए है 1 से 10, बी है 12 से 35, सी है 36 से 51 या फिर डी 112 से 135? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश जो हमारे अनुच्छेद है वो किस में शामिल किए गए हैं? 12 से 35 में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाएगी मौलिक अधिकार, ठीक है, तो मौलिक अधिकार की अगर बात करी जाएगी तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा योजना, लोकसभा, क्षेत्रीय मिशन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग। तो संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना यह कब से स्टार्ट हुई? 1946 1946 में आपके कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपके कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष या फिर 60 वर्ष। तो अगर बात की जाएगी उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो इनकी आयु होती है 65 वर्ष। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत वैध कारणों के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है? 356, 309, 370 या फिर 372। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति का शासन लागू करना है तो यह कौन सा अनुच्छेद होगा? 356। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 356 ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर बात करी जाएगी राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य, ध्यान से सुनेंगे। विद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य, जब एक इकाई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध या फिर चालकता। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी जब विद्युत परिपथ में जूल के द्वारा किया गया कार्य इकाई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाएगी विभवांतर की, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। कई बार यही पूछा गया है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होता है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, किसकी ऊर्जा परिवर्तित करता है? डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है विद्युत को यांत्रिक में, चुंबकीय को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी डायनेमो कौन सी ऊर्जा किसमें परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर बात करी जाएगी डायनेमो की दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे। अगर बात करी जाएगी डायनेमो की, तो डायनेमो का आविष्कार किसने किया? कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने किसकी खोज की? तो माइकल फैराडे ने डायनेमो यंत्र की खोज की। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन स्वर्ण साल किस रंग का होता है? बताएंगे फटाफट से। बेहतरीन स्वर्ण साल किस रंग का होता है? तो बेहतरीन स्वर्ण साल किस रंग का होता है बताएंगे। लाल, बैंगनी, सुनहरी या फिर नीला। तो बेहतरीन स्वर्ण साल किस रंग का होता है? तो बेहतरीन स्वर्ण साल जो है ये लाल रंग का होता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम सहायक होते हैं श्वसन में, भोजन पाचन में, प्रतिरक्षा प्रणाली में या फिर प्रजनन में। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। जी हाँ,
कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो अगर बात करी जाएगी एंजाइम किस में सहायक होते हैं, तो एंजाइम जो है भोजन पाचन में सहायक होते हैं, भोजन को पचाने में एंजाइम जो है सहायक होते हैं, ध्यान रखेंगे। और एंजाइम जो हैं आपके, एंजाइम जो है ये जैव उत्प्रेरक का भी काम करते हैं। किसका? जैव उत्प्रेरक। तो जैव उत्प्रेरक का काम कौन करते हैं? एंजाइम। और साथ ही साथ में भोजन पाचन में भी सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तंत्रिका का एक भाग है, भाग नहीं है, सॉरी, निम्नलिखित में से तंत्रिका का एक भाग नहीं है, संग्रहण वाहिका, डेंड्राइट, कोशिका निकाय या फिर केंद्रक। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी तंत्रिका का एक भाग नहीं है, तो डेंड्राइट, डेंड्राइट आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंड्राइट तंत्रिका का एक भाग नहीं है, यह जो है केंद्रक तंत्रिका का महत्वपूर्ण भाग है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के बावजूद भारत में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन रहने की उम्मीद है? आपके ऑप्शन है वर्ष 2024, वर्ष 2028 या फिर वर्ष 2030 या फिर वर्ष 2035। सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन रहने की उम्मीद है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सन 2030 तक, वर्ष 2030 तक। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके यूपी तपस्या पेड एग्जाम के एकदम पैटर्न पर आधारित, एकदम सीरियल के जैसे ही हैं, तो इसलिए यह सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन 8 बजे अवश्य हमारी यूपी तपस्या पेड के प्रैक्टिस सेट की क्लास से अवश्य जुड़ेंगे, और साथ ही साथ में प्रतिदिन शाम को 8 बजे आपकी अति महत्वपूर्ण क्लासेज होती हैं हमारे इस चैनल पर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के आर्थिक हालातों में सुधार हेतु $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? बताएंगे किस देश में के आर्थिक हालातों के सुधार हेतु $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है पाकिस्तान, सी है इंडोनेशिया और डी है यूक्रेन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका जहां पर अभी वित्तीय आपात लगा हुआ था, तो भारत के द्वारा कितने $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की गई है श्रीलंका देश को। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान रखेंगे। हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया जा रहा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई क्या है? बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो इसकी ऊंचाई क्या है फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 108 फीट, 182 फीट, 216 फीट या फिर 309 फीट। तो अगर बात की जाएगी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर पहली बार फिटनेस हैकथॉन का आयोजन किया है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार के साथ, SBI के साथ, UPI के साथ या फिर फ़ोन पे के साथ। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी थिंक टैंक नीति आयोग, तो थिंक टैंक नीति तो ये नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने किस के साथ में आपका फिटनेस हैकथॉन का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी को इसका सही आंसर बताना है। तो फ़ोन पे के साथ में ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाएगी नीति आयोग की, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और साथ ही साथ में वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी हैं उपाध्यक्ष, और परमेश्वरन अय्यर है इसके CEO। ध्यान रखेंगे, परमेश्वरन अय्यर क्या है? तो परमेश्वरन अय्यर इसके CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी है नीति आयोग की। और नीति आयोग ये किसके जगह पर आई है? तो ये योजना आयोग के स्थान पर आपकी नीति आयोग आई है।
और सन 2014 में नीति आयोग की स्थापना की गई है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर वेस्ट इंडीज? सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी फरवरी 2022 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? भारत के द्वारा जीता गया। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर मोंटेक सिंह, पियरे ओलिवियर गोरीचस या फिर पूनम खेत्रपाल? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तो IMF की बात करी जाएगी तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है दोस्तों। वाशिंगटन DC में इसका क्या है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। तो अगर बात करी जाएगी किस अर्थशास्त्री को इसमें नियुक्त किया गया है, तो पियरे ओलिवर गोरीचस इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाएगी वाशिंगटन DC में और किसका मुख्यालय है, तो विश्व बैंक का। तो विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी जो है वाशिंगटन DC में है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? आपके ऑप्शन है जापान, अमेरिका, जर्मनी या फिर रूस। तो माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा सभी दोस्त अवश्य बताएंगे कि माया एंजेलो किस देश की पहली अश्वेत महिला है जिनकी तस्वीर जो है सिक्के पर बनी हुई है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी अमेरिका की तो इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। ध्यान रखेंगे वाशिंगटन DC। अगर बात करी जाएगी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर इसकी मुद्रा है। अगर बात करी जाएगी प्रेसिडेंट कौन है, तो बताएंगे प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बताएंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश, USA, भारत या फिर रूस? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी के अनुसार अगर देखा जाए विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो बांग्लादेश इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाएगी सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? अपनी दिल्ली। जी हाँ, जिसे कहते हैं दिल्ली है दिलवालों की। तो दिल्ली जो है अब सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी की बोया तकनीक का प्रयोग किया गया है। ध्यान से सुनेंगे, हाल ही में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी बोया तकनीक का प्रयोग किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम या फिर ओडिशा? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करी जाएगी जहां पर आपके बोया तकनीक का प्रयोग किया गया है, तो ये कहां पर है, किस राज्य में है? असम में है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर। अगर आप बात करी जाएगी असम, तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार असमानता रिपोर्ट 2022 संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो निम्न कथनों को देखेंगे ध्यान से। तो विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट के अनुसार भारत गरीबी और बहुत असमानता वाला देश है। भारत में टॉप 10 अमीरों की आय देश की आय का 57% है, या फिर 17वीं लोकसभा में 542 सांसदों में से 100 सदस्य करोड़पति है।
तो इसमें कौन कौन से तथ्य आपके सही हैं बताएंगे। इनमें से कौन कौन से तथ्य आपके सही हैं बताएंगे। तो इनमें से आपके अगर बात करी जाए विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार, तो इसके अनुसार आपके जो कथन नंबर 2 है ये आपका सही है, और साथ ही साथ में कथन नंबर 3 जो है आपका सही है कि भारत में टॉप 10 अमीरों की आय देश की आय का 57% है। साथ ही साथ में 17वीं लोकसभा के अनुसार 542 सांसदों में से 100 सदस्य जो हैं करोड़पति हैं। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है बताएंगे। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों में से कौन सी पहली बहुलक्षीय मिसाइल बनी है बताएंगे। भारत की लंबी दूरी की मिसाइल में से कौन सी पहली बहुलक्षीय मिसाइल बनी है, आकाश, अक्षय, पृथ्वी या फिर ब्रह्मोस। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी लंबी दूरी की मिसाइलों में से बहुलक्षीय मिसाइल बनी है आकाश। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमाकर किस देश के निवासी हैं बताएंगे। कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमाकर किस देश के निवासी हैं, यूएसए, जर्मनी, त्रिवेंद्रम या फिर बंगलुरु। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमाकर, तो ये जर्मनी के निवासी है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ के निवासी है, जर्मनी के निवासी हैं। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है बताएंगे। प्रत्येक वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत, नृत्य, नाटक या फिर साहित्य। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी मूर्ति देवी अवार्ड, तो यह किससे संबंधित है, साहित्य से संबंधित है मूर्ति देवी पुरस्कार, और साहित्य से संबंधित है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी अगर आपका पूछा जाता है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी किससे संबंधित है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपका साहित्य से संबंधित है। अगर बात करी जाएगी मूर्ति देवी पुरस्कार की, तो मूर्ति देवी पुरस्कार की अगर बात करी जाएगी तो इसमें 2 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। 2 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है मूर्ति देवी पुरस्कार में, और साथ ही साथ में इसमें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और वाघ देवी की एक प्रतिमा दी जाती है। किसकी, वाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है, और साथ ही साथ में एक पत्र दिया जाता है जिसे प्रशस्ति प्रमाण पत्र कहा जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है उससे हम लोग देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं बताएंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 19 फरवरी, 23 मार्च, 19 जून या फिर 31 अगस्त। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी विश्व मौसम विज्ञान दिवस के वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस एक माइक्रो एंटरप्राइज के संस्थापक का नाम क्या है बताएंगे। माइक्रो एंटरप्राइज के संस्थापक का क्या नाम है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आपके ऑप्शन है कमल कुंभार, सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी या फिर शर्मिला जैन। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। अगर बात करी जाएगी माइक्रो एंटरप्राइज के संस्थापक कौन है, तो माइक्रो एंटरप्राइज के संस्थापक कमल कुंभार हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो एंटरप्राइज इसका जो है स्थापना जो आपके गरीबी एवं घुटन भरे जीवन से मुकाबला करने के लिए इस संस्थान का, इस नेटवर्क का स्थापना करी गई है, और इसके संस्थापक कौन हैं, कमल कुंभार, नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसके और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक शुरू किए गए थे, तो कब से ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक
जो है ये स्टार्ट करे गए हैं बताएंगे। वर्ष 1919, वर्ष 1918, वर्ष 1904 या फिर वर्ष 1915। तो अगर बात करी जाएगी स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक ये कब से स्टार्ट करे गए, तो वर्ष 1904 से शुरू किए गए। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व में पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? फटाफट से बताएंगे, विश्व में पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्न्स ली या फिर स्टीव वोजनाइक। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेस को। एडा लवलेस को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। तो विश्व का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे माना जाता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो एडा लवलेस को। अगर बात करी जाएगी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो याद रखेंगे नाम, क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने किसकी खोज की? चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया? तो चार्ल्स बेबेज आविष्कार किसका किया इन्होंने? तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। और साथ ही साथ में पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर तो याद रखेंगे एडा लवलेस। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। FTP का पूर्ण रूप क्या है बताएंगे? FTP का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। फॉरवर्ड टाइम प्रोसेसिंग फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम या फिर फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो अगर बात करी जाएगी FTP का पूर्ण रूप, तो FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो FTP का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो FTP का पूर्ण रूप है दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल नहीं होगा, क्या होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो अगर बात करी जाएगी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यह क्या है? तो यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। क्या है? सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा, एक जैसे है इसलिए इसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यह क्या है? तो यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ध्यान रखेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो आज का सेशन हमारा बस यही तक है। हमारे 50 प्रश्न, जो ये लास्ट प्रश्न है इसको हम लोग देखते हैं। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? द बाइंडिंग वाइन या फिर हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, फ्रॉम कौटिल्य टू मोदी। ऑप्शन सी है लेडीज कॉप। ऑप्शन डी है द विलेज बाई द सी। तो अगर बात करी जाएगी भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम कौटिल्य टू मोदी, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड फ्रॉम कौटिल्य टू मोदी। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक भारतीय अमेरिकी श्याम शरण के द्वारा लिखी गई है। तो आज का सेशन दोस्तों हमारा बस यही तक है। आप लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस यही कहना चाहता हूं कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे महत्वपूर्ण क्लासेस हमारे इस चैनल पर करवाई जाती है। साथ ही साथ अब इस समय आपका प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग प्रतिदिन 8 बजे हमारे लाइव सेशन से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया। कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।